नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का बुधवार एडिशन। और आज हम सीएनबीसी आवाज के टक्कर में बात करेंगे क्या एमवाई समीकरण बिहार के इलेक्शंस का सेंटर पॉइंट बनता जा रहा है। सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के ब्रॉडकास्ट में सीधे तौर पर इसकी भी बात करेंगे और साथ ही दोनों अलायंसेस यानी एनडीए और महागठबंधन की कितनी तैयारी है उसका भी विश्लेषण करेंगे। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के वेडनेसडे एडिशन में। बिहार में सीट बंटवारे पर उठापटक के बीच एक चेहरे ने सबका ध्यान खींचा। आरजेडी ने बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को रघुनाथपुर से टिकट दी। बीजेपी के आरोप हैं कि विपक्ष ने खुलकर वोट बैंक पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी। शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा को टिकट दिया है आरजेडी ने। इनके पास केवल तुष्टीकरण और इनके पास केवल दंगा और जंगलराज का ही फॉर्मूला है। इससे पहले बुर्के पर समाजवादी पार्टी की चुनाव आयोग को चिट्ठी पर विवाद खड़ा हो चुका है। आखिरकार समाजवादी पार्टी जो संविधान की बात करती है, समानता की बात करती है, वो हमेशा वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति और कायदे कानून के ऊपर क्यों रखती है? बुर्का पहने महिला की आइडेंटिटी की चेकिंग क्यों ना हो? देश धर्मनिरपेक्ष है, किसी की भी पहचान धर्म के नाम पर नहीं की जा सकती, लेकिन चुनाव आयोग तो बुर्के वाली महिलाओं की अलग से पहचान करना चाहता है। ये निंदनीय है। समाजवादी पार्टी इस आदेश को दुर्भाग्यपूर्ण मानती है। इस बीच दोनों खेमों में सीटों को लेकर विवाद अभी भी जारी। उपेंद्र कुशवाहा चिराग को दी गई एक सीट को लेकर नाराज। गृह मंत्री अमित शाह से आज उनकी लंबी बैठक। कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। आ जाएं तो हम लोग और मजबूत हो जाएंगे। वेलकम कर रहे हैं उनको आप? हमेशा उनको वेलकम करते हैं। कोई नाराजगी कहीं नहीं। हमारा सक्षम नेतृत्व सबको सम्मान देकर सलट लेंगे। एनडीए में जो सीटों का बंटवारा है वो तो ऐसा लग रहा है कि जूते में दाल बट रही है। चिराग पासवान जीतन राम मांझी की सीटों पर फार्म भी दे रहे हैं। एनडीए का कुनबा टोटल तिनका करके बिखर गया है। उधर खबर है कि कांग्रेस 60 सीटों की मांग पर अड़ गई और इतनी सीट देने के लिए आरजेडी तैयार नहीं। बिहार के लोग खास करके महिलाएं 50% महिलाएं का एक एक वोट नीतीश कुमार जी को मिलेगा। सब ठीक है, एनडीए की बड़ी विजय होगी। मैं तो कह रहा हूं कि 225 इस बार आएगा 2010 का रिकॉर्ड टू। पहले से बिहार के लोगों को पता है क्योंकि हर व्यक्ति लूट में अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। सोच ये है कि मैं कितना बिहार को लूट सकूं, तो ये तो होना ही था। सवाल कि क्या बिहार में कोई बहुत बड़ा खेला होने वाला है, और सवाल ये भी कि क्या विपक्ष ने खुलकर तुष्टीकरण और वोट बैंक पॉलिटिक्स पर दांव लगा दिया है। चलिए आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं विश्लेषण पर। एमवाई वाली वोट बैंक की पॉलिटिक्स का विश्लेषण सुनिए। मुस्लिम यादव यानी तथ्य नंबर 1 है, मुस्लिम यादव समीकरण का प्रभाव कम से कम 32 विधानसभा सीटों पर असर डालेगा। और राजद 2020 में राजद ने 40% यादव उम्मीदवार उतारे थे और बिहार में यादव जाति करीब 14% है और यही है वो एमवाई समीकरण का बड़ा हिस्सा। 2020 में राजद ने 12.5% मुसलमान यानी मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। बिहार में मुस्लिम आबादी 18% है। जेडीयू की पहली लिस्ट आई है, उसमें किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया है। यह भी बड़ी डेवलपमेंट है। तथ्य नंबर 2, आरजेडी संस्थापकों में से एक मोहम्मद शहाबुद्दीन का गढ़ रहा है सिवान। 2024 का लोकसभा चुनाव शहाबुद्दीन की पत्नी निर्दलीय लड़ी लेकिन चुनाव हारी। सिवान लोकसभा सीट में मुस्लिम वोटर जो हैं वो लगभग 23% के आसपास है। ये बड़ी संख्या होती है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को सिवान की रघुनाथपुर सीट से टिकट दिया गया है और यह बड़ा गेम चेंजर राजद के लिए शामिल हो सकता है। तथ्य नंबर 3, बुर्के वाली वोटरों की जांच के फैसले का कड़ा विरोध किया जा रहा है। राजद फैसले को राजनीतिक साजिश बता रही है। सपा ने इस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को बाकायदा ऑफिशियल एक लेटर लिखा है, चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस ने फैसले को डर का माहौल बताने की एक कोशिश करी है और यह कहा है कि यह डर का माहौल बनाने की कोशिश जैसा है। अब बड़ा प्रश्न आज का क्या है?
बड़ा सवाल आज का खड़ा होता है, क्या तुष्टीकरण के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स से बिहार में बड़ा खेल होगा? आज की बड़ी खबर यही है और इस बड़े सवाल के साथ मैं बड़ी चर्चा पे जाता हूं। मेरे साथ फैज खान है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, शहजाद पूनावाला है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ नीरज मिश्रा हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सतीश के सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार अमीक जमई साहब मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप तमाम लोगों का स्वागत है। सतीश के सिंह, अगर जेडीयू अपनी पहली लिस्ट में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दे रही और यह मुद्दा बन रहा है और राजद अपनी पहले टिकट में शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे रही है, तो खेल स्पष्ट है। देखिए, तुष्टीकरण का ही तो मैच होता है चुनावों में। भाजपा वाले कुछ हिंदुत्व का चेहरा उतारे और क्या, फिर इनको क्या दर्द और पीड़ा होती है, ये भी वही करते हैं, तो वो भी यही कर रहे हैं। जनता दल यू का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि वो मुस्लिम टिकट्स देंगे। अभी तो एक ही लिस्ट आया है ना, और अभी ऐसे भी हल्ला चल रहा है, जेडीयू पता नहीं लिस्ट कहां से निकाल रही है, कौन सा निकाल रही है। इसमें आपको बात करनी चाहिए, जेडीयू के सीटों में 3 बाहुबलियों को टिकट मिला है, महिलाएं नहीं है, 4 है। नहीं, अगर ये हिंदू मुसलमान में चुनाव जाता है तो लाभ किसका होगा? देखिए, हिंदू मुसलमान में बिहार में चुनाव जा ही नहीं सकता, जाति में बटेगा। हाँ, जाति में ही रहेगा। और मुस्लिम यादव प्लस अगर कोई और जाति जुड़ती है तो बीजेपी का खेल फिर बिगड़ सकता है। देखिए, मुस्लिम यादव जुटेगा ही, उसमें जुड़ेगा कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन पहले तो एनडीए अपना मसला सुलझाए। कोई कहता है कुछ ठीक ही नहीं है, कोई देख रहे हैं कि जेडीयू वाले 5 सीट वो उतार दिए जो चिराग पासवान को मिले। ठीक है, ओके। शहजाद पूनावाला, आपकी हम बाइट भी देख रहे थे ओसामा को लेकर और उसके साथ साथ बुड़के वाले मैटर को लेकर। भारतीय जनता पार्टी भी अपने तरीके का तुष्टीकरण करना चाहती है। देखिए, ये चुनाव दरअसल क्या है, सिम और डिम के बीच में। एस मतलब सुशासन, जिस प्रकार से बीमारू बिहार को बेमिसाल बनाया, फास्टेस्ट ग्रोइंग रेट है जीडीपी का उनका। आई फॉर इंटेग्रिटी और ईमानदारी, मोदी जी और नीतीश जी पर कठोर से कठोर उनके क्रिटिक भी आरोप नहीं लगा सकते 1 रुपए का। और एम से महिला सशक्तिकरण। आपने बीजेपी की पहली लिस्ट देखी अमीश जी, हमने 35% टिकट महिलाओं को दिए हैं। हमने तो बिहार में चाहे जीविका दीदी हो, चाहे 35% उनका रिप्रेजेंटेशन पुलिस में हो, पंचायती में हो, वो सुनिश्चित। पर राजद कह रही है कि आपने जेडीयू को मजबूर कर दिया है कि वो मुसलमानों को टिकट ना दे, पहली लिस्ट में टिकट नहीं दी उसने। देखिए, मैं एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी, अल्पसंख्यक मिला के हम एक एनडीए अलायंस के रूप में लड़ रहे हैं। और एनडीए अलायंस के रूप में अगर आप देखेंगे तो 50% प्लस हिस्सेदारी इनकी है। परंतु आप देखिए, सामने डिम अलायंस है। डिम का मतलब पता क्या है? डिम मतलब वो डिम नहीं, लाइट डिम। डिम का मतलब है डी फॉर डायनेस्टी, आई फॉर इन फाइटिंग और एम फॉर माफिया। और माफिया के नाम पर जो शहाबुद्दीन अमर रहे कहते हैं, जो कन्विक्टेड शहाबुद्दीन है, जिसने कितनी सारी हत्याएं की, दलितों के ऊपर अत्याचार किए, जिसने बड़े से बड़े आतंकवादी मानसिकता के साथ, प्रवृत्ति के साथ केस किए, उसके बेटे ओसामा को बुलाकर टिकट दिया था। और बहुत पुराने हमारे साथी है, ओसामा को एक बार इन्होंने कैंपेनिंग के लिए उतारा था, ओसामा के लुक अलाइक को। तो ये जंगल राज वाला मॉडल वर्सेस सुशासन वाला मॉडल है, साफ हो चुका है। और मैं आज सिर्फ सतीश जी से एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, डबल मर्डर किया था कि नहीं किया था इस व्यक्ति ने? शहाबुद्दीन ने कन्विक्ट हुए थे। सीपीआई-एमएल के छोटेलाल गुप्ता का मर्डर और किडनैपिंग किया था। आज सीपीआई-एमएल को पूछना चाहिए। और देखिए, इनफाइटिंग कितनी है, अभी तक कांग्रेस आरजेडी टिकट तय नहीं कर पा रही, और पिताजी टिकट तय करते हैं तो बेटाजी टिकट खारिज कर देते हैं। ये तो औरंगजेबी प्रवृत्ति है। देखिए, आपने तो अखिलेश के साथ जोड़ दिया पूरे। नहीं, मैंने अखिलेश जी का नाम नहीं लिया, पर आपकी पार्टी ने लिया ना, आपने लिया, आपकी पार्टी के तमाम नेता ले रहे हैं, गौरव भाटिया, सुधांशु त्रिवेदी सब ले रहे हैं ना। को भी अपमानित करना ये औरंगजेबी प्रवृत्ति है। क्यों नहीं? ठीक है ना? तो मैं बोलूं क्या? बोलिए सर, इजाजत हो तब रोक सकता है। देखिए, इनको तो धूमल सिंह, अनंत सिंह और क्या अमरिंदर पांडे, इनको बाहुबली नजर नहीं आते हैं। इन तीनों को अगर आप ले लीजिएगा तो कम से कम 100 केस निकलेगा। तो पहला तो यही खारिज हो गया। डायनेस्टी की बात करते हैं, ये हम विपक्षी नहीं है, लेकिन जो सत्य है वो बोलूंगा। इनकी एनडीए की इस बार की खासियत ये है कि एक नीतीश को छोड़ करके सारे परिवार वाले लोग, परिवार के बेटे, परिवार की बेटियां, बड़े बड़े नेताओं के, इसी का ये जमावड़ा एनडीए इस बार बना है। और ओसामा की बात करते हैं, अरे बाप क्रिमिनल था, वो उसको सजा हुई, वो मर गया, तो ओसामा के ऊपर तो केस नहीं है, बाकी तो 3 जो बाहुबली है उनके ठीक है। जवाब केस है। हमारे साथी ओसामा को आप मुसलमान के साथ जोड़ के देख रहे हैं। ऐसा है कि और बुड़के से भी आपको तकलीफ है। मैं उस पर भी आता हूं। शहाबुद्दीन अमर रहे, ये तेजस्वी जी ने अभी बोला ना, 2-3 महीने पहले बोला कि नहीं बोला?
और आप उनका ही लोग तो बोल ही रहे, बाकी को अमर करा दिया। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। शहाबुद्दीन अमर रहे, और वो भी किनके साथ नाम लिया गया? अंबेडकर जी के साथ। अब मैं बताना चाहता हूं, शहाबुद्दीन पर 75 क्रिमिनल केसेस थे, ऐसे ऐसे क्रिमिनल केसेस थे। और बाकी देखिए, रीतलाल यादव 33 केसेस, राजवल्लभ यादव बच्ची का बलात्कार किया था पत्नी को, मैं बता रहा हूं ना, सुनिए ना, आप बताएंगे ना वो, सुनिए। अब आज सुनिए, मर्डर में आज 30% गिरावट हुई है, किडनैपिंग में 90%, डकैती में 50%। ये हो रहा है बिहार में आज जंगल राज से बाहर निकला। और दूसरी बात, आपने बुरखे की बात की, भाई घूंघट और बुरखा दोनों की चेकिंग होगी, और वो भी आंगनवाड़ी महिलाओं के द्वारा। इसमें घूंघट वालियों को तो कोई परेशानी नहीं है। ये क्या स्पेशल राइट होगा? राजद को ऑब्जेक्शन नहीं है, अमीर जमाई की पार्टी को भी ऑब्जेक्शन है। तो वो तो उनका तो बिहार में ना कोई स्टेक है। बिहार में कितनी सीटें लड़ रही है समाजवादी? मतलब कि बिहार के माध्यम से वोट बैंक की राजनीति करने का रास्ता तय करना है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या चेकिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मैं तो कहता हूं होनी चाहिए। तो फिर अमीर जमाई कुछ कहना चाहते हैं, नीरज मिश्रा कुछ कहना चाहते हैं। अमीर जमाई, फर्स्ट यू, बुड़के पे आपको तकलीफ है? अमीश जी देखिए, ये बहुत ही कोई जिक्र नहीं है। देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। मेरा ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन के मैनुअल के मुताबिक जो हमारे अधिकारी, पीठासीन अधिकारी और जो लोग वहां पे अपॉइंटेड होते हैं, उसमें महिलाएं भी होती हैं जो शिक्षक बैकग्राउंड से आती हैं। ये उनका काम है कि बुर्के वाली हों या हमारी माएँ हों जो साड़ियों में आती हैं, घूंघट में आती हैं, ये उनका काम है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, ज्ञानेश जी ने एक नया प्रबंध निकाला है कि जो हमारी ग्रामीण मोस्ट बैकवर्ड महिलाएं हैं, दलित महिलाएं हैं जो घूंघट में आती हैं, उनको परेशान करने के लिए मुसलमानों की जो बुर्के वाली झूठ बोला जा रहा है, शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए कि तुम शर्म आनी चाहिए कि मुस्लिम परिवार में पैदा हो, एक गरीब मुस्लिम महिला को निकाब में उसको उतार के क्या बोले जा रहे हैं? का आउटरेज है, फर्जी आउटरेज। 50 रुपए काटिए भाई अमीश, 50 रुपए काटो, अमीश 50 रुपए। ये मैनुअल में ये लिखा गया है, इलेक्शन कमीशन के मैनुअल में कहां से लिखा गया है कि किसी मुस्लिम महिला को? अब अमीश मैं 10 सेकंड फैज जी, मुझे 10 सेकंड बताओ मुझे। अमीश जी, मुझे पूरे बीजेपी आरएसएस के यार इनका आउटरीच की कुर्सी पे बैठ के पूरे डिबेट में शर्म नहीं आती है? अमीश जी, मेरी बात समाज में पैदा होकर बोलिए। वो चिल्लाएंगे तो नहीं आएगी, मेरी बात नहीं आएगी अगर वो चिल्लाते रहेंगे। अमीश जी बंद करवाइए, एक एक करके करवाइए। अमीश जी, ईसीआई से ये सवाल पूछा जाएगा। अब सुन लीजिए ना, में लिखा है, बताओ मुझे। 40 सेकंड खामा का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ईसीआई से जब ये सवाल पूछा गया था, मैं अमीश जी के शो के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज मेरी बात आने दीजिए। तब ज्ञानेश कुमार ने कहा साफ साफ कि आंगनवाड़ी की सेविकाएं ये चेकिंग करेंगी रूल्स के हिसाब से। अमीश जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे, प्रोड्यूसर से बोलता हूं कि वो बाइट चलवा दीजिए। और ये जो कह रहे, इनके लेटर में एक बात आपने देखा, पर्दा नशीन का तो जिक्र था। अगर इनको महिलाओं के ये अधिकारों की सुरक्षा और चिंता थी, तो फिर घूंघट वालियों का नाम क्यों अमित जमाई इस बात का जवाब। यहां पर भी कम्युनल पॉलिटिक्स। फैज खान, मैं पूछना, अमीश जी, मैं आपसे आज उम्मीद करता हूं कि आप जो इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन है, जो मैनुअल है, उसमें पूछ के बताइए कि ये कहां पे लिखा हुआ है कि मुस्लिम बुर्के वाली औरतों का निकाब उतारोगे, और जो हमारी बेटियां हैं, माएँ हैं जो साड़ी में हैं, उनको चेक करने का काम आंगनवाड़ी को दिया जाएगा। अगर कहीं लिखा है तो आज क्या कहते हैं कि चेकिंग नहीं होनी चाहिए? अगर कोई बुर्के में है, घूंघट में, उसकी चेकिंग नहीं होनी चाहिए? हमारा ये कहना है कि जो हमारे ऑलरेडी जो महिलाएं वहां पे होती हैं, इलेक्शन कमीशन के मैनुअल के मुताबिक जो तैनाती होती है, ये उनका काम है। जो अलग से काम हो रहा है, समाजवादी पार्टी दोबारा करेगी। ज्ञानेश कुमार, अपना दिमाग ठीक कर लो, दिमाग ठीक कर लो अपना, इलेक्शन कमिश्नर और इसको इमीडिएट विड्रॉ करो। इलेक्शन कमिश्नर को क्या बोलने जा रहे हैं? इलेक्शन कमिश्नर, एक सेकंड, अपना दिमाग ठीक कर लो। एक सेकंड सर, मुझे फैक्ट्स बताने दीजिए। अमीश जी, फैक्ट्स बता रहा हूं आपको। ओके, we will debate on facts. We will debate on facts. अमीश जी, facts पे debate. Conduct of election rules 1961, Rule 34, 35, Section 60 RPA Act, किसी के लिए भी एक्सेप्शन नहीं होगा। बुरखे वालियों, घूंघट वालियों, सबकी चेकिंग होगी एक व्यवस्था के तहत। 2010 का सुप्रीम कोर्ट का मोहम्मद आजम केस में फैसला, बुरका क्लैड वुमेन मस्ट लिफ्ट द व्हील फॉर द एपिक फोटो चेकिंग, रिलीजन सेंटिमेंट कैन नॉट बी अबव लॉ। और उसी के चलते ईसीआई ने कहा कि आंगनवाड़ी की सेविकाएं करेंगी। देखिए, जहां तक अगर जो आपकी चिट्ठी भी है, मैं समाज थोड़ी देर के लिए राजद को छोड़िए, राजद ने ऑब्जेक्शन करा है, मैं आपकी ऑब्जेक्शन पे आता हूं। समाजवादी पार्टी, आपकी लेटर के अंदर कहीं मेंशन नहीं है घूंघट वाली महिलाओं का। आपका सिर्फ बुर्के से लेना देना है क्या?
अगर पर्दा नशी की बात है और अगर पर्दे की बात है तो दोनों पक्ष की महिलाओं की बात होनी चाहिए। आपने तो सिर्फ बुर्के की बात करी ना, इसमें क्या दूसरी कोई बात करी है? नहीं, मैं आपसे ये जो लेटर है, ये जो लेटर है उसके अंदर क्या है कि मुसलमान स्टेट फैक्ट्स, नथिंग एल्स। अच्छा अमीश जी हम जानते हैं कि एमवाई समीकरण से राजद भी चलती है और सपा भी चलती है। अमीश जी आपके लिए मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है, बिहार का वोटर नहीं है। मुसलमानों के बारे में जब विशेष तौर पे हमारा इलेक्शन कमीशन ये किसने बोला कि मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है? मुसलमान और हिंदू दोनों भारत के नागरिक हैं। ये आप किसको कर रहे हैं? आपका नाम लीजिए। आपने बोला भारत का नागरिक नहीं है, मैंने कब बोला? कहां बोला? नहीं, प्रूव इट अगर मैंने बोला तो। कमाल की बात करें, मैंने कहीं नहीं बोला। मैं बोला आपने चिट्ठी लिखी है और आप उसके ऊपर रायता फैला रहे हैं। मैं आपकी चिट्ठी को कोट कर रहा हूं, मैं कभी इधर उधर की बात नहीं कोट करता। द लेटर समाजवादी पार्टी रोट, आई एम कोटिंग दैट। मेरे नेता 30 सेकंड देंगे आप? मेरे 30 सेकंड देंगे। मेरे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा इलेक्शन कमीशन का हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर जो 143 पृष्ठ संख्या है 13.6.9 सी और आई, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वोटर बाय पोलिंग ऑफिसर के मतदान के दिन मतदान अधिकारी को मतदाता की आईडी का देखने का अधिकार है, जिसमें महिलाएं होती हैं। अरे महिलाएं के लिए बाइट है भाई, बिल्कुल बिल्कुल पता है वो बाइट है। बीजेपी ओके कितना झूठ है? आप अपनी टर्न पे बोलिए, कोई अपनी टर्न के बाहर बोलिए। फैज खान की बारी है, नीतीश जी को भी वोट देता रहा है। ओके फैज खान की बारी है। ओके अमीश भाई शांति, ये भी फैज खान भी मुसलमान है, ये जवाब देंगे। अमीश भाई देखिए ये लोग फैक्चुअली कितना गलत बोलते हैं। मैंने आपकी सारी डिबेट देखी है, मैंने आपकी सारी हिस्ट्री देखी, आपने कभी भी मुसलमानों को यह नहीं कहा कि ये भारत के नागरिक नहीं है, और इन्होंने ये वाक्य कहा, यानी कि अमीर जी फैक्चुअली गलत बात बोलते हैं। अब आइए, मुसलमानों को समाजवादी पार्टी के लोग और ये राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस वाले लोग बंधुआ मजदूर समझते हैं। अफ्तार पार्टी हो, चाहे बुरका हो, चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, हज ज़कात हो, इसका दुरुपयोग करते हैं। और आज मेरी मुस्लिम मां बहनों के बुरके का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखो भाई, मैं मुसलमान हूं और मैं जानता हूं कि कई सारे असामाजिक तत्व कहीं चोरी करते हैं, बुरखा पहन लेते हैं, बदनाम हमारी मुस्लिम मां बहनें होती हैं। कई लोग कहीं बम रख के चले जाते हैं, बुरखा पहन लेते हैं, बदनाम हमारी मुस्लिम मां बहनें होती है। अब कोई असामाजिक तत्व, कोई रोहिंग्या या कोई पुरुष भी बुरखा पहन के आएगा, 2 बार वोट डाल देगा, बदनाम मेरी मुस्लिम मां बहनें होंगी। इसलिए मेरी मुस्लिम मां बहनों की इज्जत को बचाने के लिए चुनाव आयोग ये कह रहे कि आंगनबाड़ी की महिला कार्यकर्ताएं वहां पर उपस्थित रहेंगी। कहीं कोई असामाजिक तत्व समाजवादी पार्टी की आड़ में उसकी जांच करेगी। समाजवादी पार्टी कह रही है बुर्का नशीन महिलाओं की जांच का आदेश वापस हो। ये अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, इसी का ये फैसला गलत है। बुर्का नशीन, अगर घूंघट से भी प्रॉब्लम है, बुर्के से भी प्रॉब्लम है, तो दोनों का नाम लेना चाहिए। सांप्रदायिक, मैं बता रहा हूं ना, मुसलमानों का दुरुपयोग करते हैं। घूंघट वाली महिलाएं बोलेंगे तो उससे कोई उनको चुनावी लाभ नहीं मिलने वाला है। हाँ, मुसलमानों को भड़काएंगे, बुर्का नशीन बोलेंगे। एयरपोर्ट में भी चेकिंग होती है, बुरके वाली हो, वाली हो या ना हो, मेट्रो में भी चेकिंग होती है, तमाम मॉल्स में, मल्टीप्लेक्स में चेकिंग होती है। क्यों? व्यवस्था के तहत होती है। होती है। एक सेकंड, अमीर जमाई, मेरा ये विषय नहीं था, लेकिन फिर भी आप बीच में लेकर आए हैं, तो मेरा बिल्कुल सीधे तौर पे कहना है, आप मुझे इस्लामिक देश में बता दीजिए वहां पे चेकिंग नहीं होती। अच्छा, अभी शहजाद ने बोला हज के समय तक चेकिंग होती है। हज के समय पर चेकिंग होती है, फैसला बिल्कुल। अच्छा अमीर जमाई, यहां पर आपको क्या शरिया कानून चाहिए भारत के अंदर? अमीश जी, क्या शरिया कानून चाहिए? यहाँ पे चेकिंग नहीं होगी, क्यों भाई, क्यों नहीं होगी? अमीश जी, जेद्दा एयरपोर्ट पर चेकिंग होती है हर एक व्यक्ति की। दिल्ली में बैठो तो भी होगी और जेद्दा में भी होगी। अरे इसको चुप कराओ, इसको चुप कराओ, महिला ही करती है। इसको चुप कराओ, संघी को चुप कराओ, इसको ये नहीं तरीका बोलने दोगे मुझे? मैं आपसे कहता हूं अमीश जी, हम सब लोग वोट देने जाते हैं, जब भी बोलो, खत्म करो बात को। में औरतें हैं, वंदे मातरम बोलो, अखंड भारत और टुकड़े गैंग, आईडी चेक नहीं हुआ है, टुकड़े गैंग नहीं चलेगा यहाँ पे। संघी है ना तो अखंड भारत वाला है। तुम लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वाले लोगों। तुम लोग ओसामा नाम रखने वाले लोगों, तुम लोग शहाबुद्दीन को मुसलमानों का हीरो मानते हो, बुरहान वानी को मानते हो, अफजल गुरु को मानते हो। तुम लोग टुकड़े गैंग वाले हो। ये टुकड़े गैंग वालों को चुप कराओ। संघी हूँ, अखंड भारत वाला हूँ, गर्व से कहता हूँ, टुकड़े गैंग वाला नहीं हूँ, याद रखना।
समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, इस बैंड को बंद कराइए। मैं बोलने देखिए वो भी सम्मानित ठीक है पता है समाजवादी पार्टी है ना क्या है, हमको क्या बोला इन्होंने, बंद करवाइए इनका। नहीं किस प्रकार से वो एक ईमानदार इज्जतदार मुसलमान को इतनी गालियां कैसे दे सकते हैं? ये समाजवादी पार्टी के शब्द है क्या? ये समाजवादी पार्टी के शब्द है क्या मुसलमान के प्रति? अमीश जी पहले इसी को गाली देंगे आप मुसलमान समाज को गाली देंगे? एक सेकंड, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, नहीं कैसे वो गालियां दे रहे हैं उनको? मेरा निवेदन और हम फैक्ट में बोल रहे हैं। शांत हो जाइए। मैं अमीक जमाई आपने एक बात को बोला, आपने बोला इस बैंड को बंद कराइए। ये क्या बैंड क्यों बोलने की जरूरत है? आप अपनी बात को रखिए, वो अपनी बात को रखेंगे। अब आप दोनों शांत रहिए। अमीक जमाई आपने फैक्चुअली इनकरेक्ट एक बात को बोला, तो आपको लगता नहीं है वो गलत है? माइक मेरा खोलिए, मेरा माइक खुला हुआ है आपका भाई, माइक बंद हुआ ही नहीं है। माइक खोल रखा है, मेरा बंद किया हुआ है। कब बोला कि भारत का नागरिक नहीं है? 30 सेकंड पूरा दीजिए, सब झूठ बोलते हैं। 30 सेकंड पूरा दीजिए, 30 सेकंड। शो लाइव भी नहीं है, मतलब खत्म। मैं ये कह रहा हूं, आदरणीय नीतीश जी को वहां का मुसलमान वोट देता रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मुसलमान बहनों का बुर्का अलग से उतरवाने का नया एक कानून इसमें जो लादा गया है, ये शहजाद को या ये जो बैठे हुए हैं म्यूट कर दो इनकी, भड़का बतौर मुसलमान अगर इनको शर्म नहीं आ रही है, कोई नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं उठा रहा है। पहले झूठ बोला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लेने दे रहे, हम 10,000 मुसलमानों का नाम लिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये झूठ बोलते हैं, अब झूठ बोल रहे हैं कि बुर्का हटाया जा रहा है। अरे कोई तुम्हारे जैसा नाथूराम असामाजिक तूने भूल जाए, बोलना तो वाला रख लो, तुम्हारा खूना वाला रख लो, इसलिए नाम बदल लो की तलाशी शर्म नहीं आती है। हिंदू बहनों का ये भी तो हिंदू बहनों का मुसलमानों के ठेकेदार समाजवादी पार्टी है, राजद है, कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे की सेना है, सिर्फ वही है। क्या 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 मुसलमानों के ये मुसलमान नहीं है? शहजाद भी मुसलमान है, यहाँ पर फैज खान भी मुसलमान है, इनको आप मुसलमान नहीं मानते? अच्छा एक सेकंड, क्या फैज खान मुसलमान नहीं है? हमारी हिंदू बहनों का डिबेट को अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, ये गलत है। अति पिछड़ा महिलाओं, मेरे जैसे शिया मुसलमान नहीं है, मेरे जैसे पसमानदा मुसलमान नहीं है। ये मेरी कम्युनिटी पर बहुत बड़ी गाली समाजवादी पार्टी ने दी है। समाजवादी पार्टी शियाओं के खिलाफ और समाजवादी पार्टी पसमानदाओं को यहाँ पर बैठकर गाली दे रही है। वो कह रही है कि शिया मुसलमान नहीं है, वो कह रही है पसमानदा मुसलमान नहीं है। मैं हरगिज नहीं स्वीकार सकता शियाओं के खिलाफ जो जहर उगला है अभी, और जो पसमानदा के खिलाफ जहर उगला है, क्योंकि मैं पसमानदा हूं, क्योंकि मैं शिया हूं, ये बोल रहे कि मैं मुसलमान नहीं हूं। शिया कम्युनिटी के लोग, सब लोग कान खोल के सुने, ये अमीक जमाई को लखनऊ में मत जाने देना। ये लखनऊ आएगा तो इनको बताना नहीं, ये कैसे मुझे मैं शिया हूं इसलिए मैं कार्ड मत खेलो तुम, शिया सुन्नी कार्ड न खेलो। शहजाद नाथूराम पूना वाला नाम रख लो तुम, नाथूराम पूना वाला नाम रख लो, नाथूराम पूना वाला, नाथूराम पूना वाला नाम रख लो तुम। भाई कुछ भी बके जा रहा है। अरे शहजाद हटा दो, इसलिए डिजर्व नहीं करते हो तुम लोगों को। सच मुस्लिम औरतों को बेइज्जत करोगे, अति पिछड़ा औरतों को बेइज्जत करोगे, पिछड़ा औरतों को उनका कपड़े उतारोगे निकाल कर। आओ चुनाव में देखते हैं तुम लोगों को। अरे संगी लोग, तुम लोग क्या करते थे? आदरणीय तेजस्वी जी तैयार है तुम लोगों से निपटने के लिए। का अवतार के वक्त में जूता उठाते रहे, मुसलमानों को जूता उठाने वाला बना दिया तुमने। मुलायम सिंह यादव अति पिछड़ा अवतार पार्टी का दुरुपयोग करते रहे, मुसलमान महिलाओं का घूंघट उतारा, खैरियत नहीं कर रहे हो। अच्छा ऑडियोज डाउन। देखिए बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि चैतन्य बघेल जो भूपेश बघेल के बेटे हैं, उनकी रिमांड बढ़ गई है। अब उनको जेल में ही रहना पड़ेगा, दिवाली जेल में ही मनेगी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया था इनको। 29 अक्टूबर तक चैतन्य की रिमांड बढ़ गई है। भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल। भ्रष्टाचार एक बड़ा मामला बनता जा रहा है पूरे देश के अंदर। छत्तीसगढ़ में तो कोई चुनाव नहीं है, कार्रवाई वहां भी हो रही है, और हमने देखा बिहार में भी कार्रवाई हुई है। क्या आपको लगता है कि अब आपके पास सहारा सिर्फ एमवाई समीकरण का है जो दिखाई दे रहा है, जिस तरह से ओसामा की टिकट अनाउंसमेंट हुई है और जिस तरह से राजद ने बड़ा विषय बनाने का प्रयास किया है कि जेडीयू ने एक भी मुसलमान उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया अपनी पहली लिस्ट के अंदर? भ्रष्टाचार में फंस चुकी है कांग्रेस पार्टी और राजद। देखिए ना अमीश जी,
ये तो ईडी के कन्विक्शन रेट से आपको मालूम चलता ही है कि किस तरीके की कार्रवाई होती है। ये तो एलिगेशन लगा के विपक्ष के नेताओं के ऊपर एक विच हंट या डॉग हंट छोड़ दिया जाता है और उसके बाद फिर ये माहौल बनाया जाता है कि भाई वो तो भ्रष्ट हैं, और बाद में जब पूरी इंक्वायरी होती है तो सामने निकल कर क्या आता है, अरे तथ्य ही नहीं थे। जहां तक रही बात आज की, हम तो बार बार इस चुनाव को बिहार की जनता के मुद्दों पर लेकर आ रहे हैं। आपने अगर देखा होगा, हमारा कैंपेन जब शुरू हुआ तो सबसे पहले एक यात्रा निकाली गई, वो थी बेरोजगारी के खिलाफ। ये राहुल गांधी से पहले की यात्रा की बात की जा रही, जहां पर बिहार के युवाओं ने हर जगह जाकर ये कहा कि हम लोग अगर अपने प्रदेश से बाहर जाकर रोजगार ले लेते हैं और वहां बहुत अच्छा करते हैं तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि अगर एक सरकार है हमारे प्रदेश में वो हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था करे। जब हम उससे आगे बढ़े तो हमारी एक वोटर अधिकार यात्रा निकली। उस वोटर अधिकार यात्रा में हमने क्या कहा कि बिहार के अंदर अगर हाशिए पर किसी भी व्यक्ति को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है तो उसको उससे बाहर ना होने की जिम्मेदारी वो हमारा गठबंधन उठाएगा। हमने उसके लिए पूरा कैंपेन किया, जागरूकता फैलाई, और इसी वजह से काफी लोग जो उस प्रक्रिया से बाहर होने वाले थे वो उसमें जुड़े। कुछ लोग अभी भी बाहर है, लेकिन वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि अभी भी मौका है और लोग उसमें जुड़ जाएंगे। लेकिन अब कहानी तो कहां आ जाती है, आपको सिर्फ इसमें हिंदू मुसलमान या बाहुबल दिख रहा है, आपको ये एक ईमानदार कोशिश नहीं दिख रही कि आज बिहार को। ठीक है, जवाब शहजाद पूनावाला जवाब देना चाहते हैं। अमीश जी, मैं आपके शो पे केवल आता नहीं हूं 7 बजे, आपका शो मैं लगातार कंज्यूम करता हूं, इसीलिए मैं आपको एक तथ्य से जो आपने ही एक बार इस दीवार पे खड़े होकर बताया था, व्हेन वाज लालू कन्विक्टेड फर्स्ट टाइम फॉर चारा फ्रॉड स्कैम? 2013 हमारी सरकार थी क्या? और 5 बार कन्विक्टेड है कोर्ट से। ये बोल रहे आरोप ऐसे लगा देते हैं, कोर्ट ने अनकन्विक्ट किया। IRCTC स्कैम एपिसोड देखा था मैंने आपके शो का, किसने चार्ज फ्रेम किया? बीजेपी ने कि कोर्ट ने? और लॉ एंड फॉर जॉब स्कैम पहली बार पीई और सीबीआई की इंक्वायरी के बारे में किसने बोला? ममता बनर्जी रेल मिनिस्टर थी। ये तीनों आपके बड़े वॉल पर आपका जो विश्लेषण होता है उस पर आपने दिखाया, और नाम ले रहे हमारा। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये अभी जो कह रहे थे कि वोटर अधिकार यात्रा निकाली, अरे भाई ना अखिलेश प्रसाद जी भी इसको सीरियसली ले रहे, बोल रहे एसआईआर कोई मुद्दा नहीं। बीएलए ने कितनी शिकायत डाली, अभी खत्म होने वाली तिथि या खत्म हो चुकी है तिथि, कितनी अपील्स डाली? और लास्ट बात, हिंदू मुस्लिम हम कर रहे हैं, अरे ईसीआई का बयान है आंगनवाड़ी सेविकाएं घूंघट क्या पर्दा क्या दोनों चेक करेंगी, वो वहां पर सिर्फ पर्दा बोल रहे हैं, घूंघट का बोल रहे हैं, और मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूं। दोनों मिश्रा जी, दोनों अलायंस पार्टनर आपके हैं नीरज जी, और आपको इसकी स्पष्टता देनी चाहिए क्योंकि राजद भी आपका अलायंस पार्टनर है, समाजवादी पार्टी भी अलायंस पार्टनर है। हालांकि आपने तेजस्वी यादव को अभी तक मुख्यमंत्री घोषित नहीं करा है, ये भी बड़ी बात। और एसआईआर मुद्दा, एसआईआर राजद भी एसआईआर को मुद्दा मानने को तैयार नहीं है, वो कह रही है वोट चोरी मुद्दा ही नहीं है प्रदेश के अंदर। अमीश जी देखिए ना, पहले तो इस बात पर आ जाते हैं कि अब बुर्का और घूंघट का जो विवाद यहाँ पर बात बार बार निकल के आ रही है। मुझे लगता है अमीश जी, आपकी जितनी उम्र है, आपने 8-10 बार तो वोट डाला होगा, और उस लाइन में जब आप खड़े हुए होंगे तो उस फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर के पास जब जाते होंगे वो आपका एपिक कार्ड आपसे मांगते हैं। वैसे एक ऑन अ पर्सनल लेवल आपने बोला आपने 8-10 बार वोट डाला है, तो मैं उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम वोट डाला है, लेकिन मेरी उम्र कम लग रही है, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट समझता हूं। शुक्रिया। नहीं, हम तो देखिए हम तो हमेशा आपकी तारीफ ही करते हैं, आपकी फिटनेस की भी तारीफ कर देते हैं जी। लेकिन देखिए बुनियादी बात क्या है जो अमीर जमई भी कह रहे थे, ये जो इलेक्शन मैनुअल है, वो जो प्रोसीजर है, आप जब लाइन में खड़े होकर अपने उस कमरे में जाते हैं जहां आपको वोट देना है, वहां फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर आपसे आपका एपिक कार्ड मांगता है। ओके, पॉइंट टेकन। एपिक कार्ड देते हैं, वो चेहरे से आपका मिलान करता है। तो वो जो फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर है, जब उसके पास ये बकायदा जिम्मेदारी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोटर, ठीक है शहजाद, तो ये एक नया पहलू जोड़ देना कि आंगनबाड़ी एक बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है, अब से कुछ देर पहले का स्टेटमेंट है, मैं इसको कंफर्म कर रहा हूं, बड़ी खबर आ रही है। ओके, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? बात हो रही है आइडेंटिटी के लिए, जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी। क्या बोला सर? आंगनवाड़ी सेविकाएं, बुरखा नशी, पर्दा नशी, घूंघट वाली, जो भी हो जी, इसमें क्या गलत बोला है? और जिस प्रकार की गालियां
यहां पर अमीक जमाई ने संविधानिक संस्था और हमारे शिया समुदाय को दी, पसमानदा समुदाय को दी। ये नोट किया जाए। नीरज मिश्रा जवाब, अमीश जी 30 सेकंड जवाब। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर है। शराब ये एक एक्स्ट्रा राइडर की क्या जरूरत है कि आपको एक एक्स्ट्रा वहां डिप्यूट करना पड़ रहा है, जब फर्स्ट ऑफिसर का काम ही यही है। जब वो जाएंगे वहां जो भी व्यक्ति वो उसके आइडेंटिफिकेशन आपको जरूरत क्या है? यदि वो फर्स्ट ऑफिसर पुरुष होगा तो फिर आपत्ति लगाई जाएगी कि बुरखे वाली घूंघट वाली महिला को पुरुष क्यों देख रहा है? भाई आंगनवाड़ी की महिलाएं इसलिए नियुक्त की जा रही है, इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल प्रक्रिया है। शहजाद भाई ने अभी दिखाया, खामखा का डिस्प्यूट पैदा कर रहे हैं। आइडेंटिटी को थोड़ा सा विवेकवान बनिए, तर्कवान बनिए। सतीश के सिंह पर है, क्या आपको लगता है कि ये जो अगर ये बुड़के वाला बड़ा मुद्दा बनता है, अगर एक सेकंड ऑल ऑडियो सर, अगर बुड़के वाला मुद्दा बड़ा बनता है, जेडीयू मुसलमानों को टिकट कम दे रही है, ये मुद्दा बड़ा बनता है, इसका बेनिफिट किसके पास जाएगा? अगर ये चुनाव कहीं ना कहीं आप कहते हैं बिहार में चुनाव धर्म के आधार पर नहीं जाता, लेकिन अगर ये मुद्दे बड़े बनते हैं तो इंपैक्ट क्या हो जाएगा? देखिए मैं इसमें, क्योंकि मुस्लिम यादव समीकरण तो है राजद का, इसमें तो कोई डिनायल नहीं है। वो तो रहेगा और जेडीयू भी मुसलमानों को टिकट देगी, मुझे पूरा भरोसा है। इनका जो माइंड है ना, ये पता नहीं खाली हिंदू मुसलमान पे चलता है और वो तुष्टिकरण करते हैं। सतीश जी, नहीं मैं आपको बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि इनका माइंड हिंदू मुसलमान पे, बुड़के पे चिट्ठी किसने लगी? समाजवादी पार्टी ने, बीजेपी का है। अच्छा, ऑब्जेक्शन किसने उठाया? राजद ने। कांग्रेस क्या कह रही है कि ये डिवाइड करने का काम कर रहे हैं। अब ये विषय कौन बना रहा है? क्या आपको लग रहा है कांग्रेस सही खेल खेल रही है या राजद ठीक खेल खेल रही है, ये सब बीजेपी की तरफ से खेल रहे हैं? देखिए, ये अपने आप को एकदम पाक साफ साबित करके ये नहीं कर सकते। जैसा मैं कह रहा हूं राजद सपा किसकी तरफ? मैं वही बता रहा हूं ना, आप रुके तो। मैं कह रहा हूं वो लोग भी तुष्टिकरण का खेल खेलते हैं, तो इनको फिर दर्द क्यों होती है भाई? एक बताइए कांग्रेस, अच्छा एक बताइए राहुल जी 5 दिन या 4 दिन पहले तक तो विदेश में ही थे, अभी तो आए हैं देश में। हाँ, तो अब बताइए, इसीलिए तो देखिए ये बिहार नहीं बिहार का पहला चुनाव है जिसमें दोनों तरफ से मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं है। नीतीश का नाम हो गया। अरे नहीं हुआ है, नहीं हुआ। अरे गठबंधन की एक नहीं, गठबंधन की सीटें तो फाइनल। बड़ी खबर, एक सेकंड, बड़ी खबर आ रही है घोषित, योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दे दिया है। योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि त्योहार में खलल डालने वालों को सीएम योगी की बड़ी चेतावनी है, जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाया जाएगा। ये दंगाइयों के आगे झुकने वाली सरकारें नहीं है। कोई गड़बड़ होगी तो जेल की सलाखें तैयार है इन लोगों के लिए। शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं। उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है। अमीक जमाई, मैं आपके पास आता हूं। ये बयान कितना बड़ा है? बिहार चुनाव से पहले इस तरह का बयान। देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा बयान दिया है। और आप अभी जानते हैं अमीश देवगन जी, तालिबान के जो विदेश मंत्री है आमिर मुत्तकी, वो हमारा उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ जी ने उसको राज्य अतिथि बनाया, दर्जा दिया। पूरा उत्तर प्रदेश का पुलिस, होम सेक्रेटरी कैसे सिक्योर करके उसको वापस भेजना है। भाई यूपी में किससे खतरा था उसको? वो तालिबानी को किससे खतरा था? अभी सुना आगरा जाने वाले थे वो ताजमहल देखने के लिए। सब लोग इतना ये शहजाद पूनावाला जिसका यार है आजकल आमिर मुत्तकी तालिबान, इनसे पूछिए ना। लेकिन इसमें इस बयान में गलत क्या है? एक सेकंड, इस बयान में गलत क्या है कि अगर कोई दंगाई होगा तो वो जेल जाएगा? इसमें गलत क्या है? आपको लगता है जो बरेली में हुआ, जो दंगा करने का प्रयास कर रहे थे उनको डंडे लगे? अब तो एक बड़ा वायरल सॉन्ग भी है, जूता चप्पल छोड़ा है बरेली के बाजार में। देखिए सीधी सी बात है, हमारे मुख्यमंत्री जी जहां दलित होते हैं, जहां पिछड़े समाज के लोग हों, जहां मुसलमान हों, वहीं इनका कानून काम करता है। आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में एक ब्राह्मण बड़े अधिकारी को गोमती नगर में पीट के उसको जो है अधमरा कर दिया गया।
आज तक पुलिस कुछ नहीं कर पाई। ओके। आईएएस गायब है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ की ये बड़ी स्टेटमेंट है। जी, बिल्कुल आपको मैं मौका दूंगा। दलित के ऊपर सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश अब में। अमीश जी आपकी जिम्मेदारी है, दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अपराध आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी बातें हाँ बिल्कुल जाएगी। ऑल ऑडियोज डाउन। ओके, शहजाद पूनावाला 30 सेकंड्स। बयान दंगाइयों के खिलाफ है। ये अमीश की पार्टी को क्यों दर्द हो रहा है? दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई होगी, ये पिघल रहे हैं क्यों? दूसरी बात, इन्होंने बोला तालिबान के यार है। देवबंद ने तालिबान का स्वागत भी किया और शफीकुर रहमान बर्क जब वो जिंदा थे उन्होंने उनकी तुलना फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया से की। कंडेम करे दोनों को, देवबंद को भी और शफीकुर। तालिबान की तरफ हो गए। दूसरी बात, तीसरी बात, ऐसा है मेरे भारत का हित जहां होगा, जिस देश के साथ जिस समय पर होगा, मैं अपने भारत के हित के साथ, इनका हित पाकिस्तान के साथ होगा क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान को पेल रहा है ना, तो ये अभी पाकिस्तान के साथ है। सुनिए आखिरी बात, इन्होंने अभी बोला घुसपैठिया कितने साहब, जब ये फाइनल ड्राफ्ट आई तब अभी जब बोल रहे हैं बोल दीजिए सर का फाइनल ड्राफ्ट जब हुई जारी, उसके बाद जो भी अवैध दिख रहे थे, संदिग्ध थे, उनको नोटिस गई है, उसके आधार पर ही तय होगा घुसपैठिया कौन है। आप कहां से आगे कि 350 घुसपैठिया है, उससे ज्यादा भी होंगे। अमित जमाई अब आपकी बारी है। नहीं, पाकिस्तान को पेला जा रहा है। आपको आपका एजेंडा कुछ और है, पाकिस्तान परस्ती। नहीं, मैं नहीं ये बात बोलता, मैं बोल रहा हूं डंके की चोट पे। हमारे तालिबान के बारे में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बर्क ने क्या कहा था, मुझे बताने की जरूरत है। बर्क ने क्या कहा था? बोलने दो मुझे पहले। अरे बर्क साहब ने क्या कहा था? बीजेपी धमकी से कोई नहीं डरता। चलिए सुनो, बीजेपी आरएसएस के वर्कर को बताओ तालिबान यार है कि दुश्मन है। बर्क ने क्या बोला उसके बारे में समाजवादी पार्टी का कारकुन बताए। समाजवादी पार्टी का कारकुन बताए कि वो बर्क साहब पे क्या सोचता है, बताओ। तालिबान क्या है? आप समाजवादी पार्टी के मरहूम नेता से पूछो बर्क साहब से क्या बोला था। फ्रीडम फाइटर है ये बोला था। शहजाद, इतिहास पढ़ के आओ। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को तालिबानी कहती रही है, तालिबानी कहती रही है। हम मान रहे हैं, आप तालिबान को कहते थे, हम ये बता रहे हैं बीजेपी आरएसएस को बताओ तालिबान से यारी करनी है या दुश्मनी। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा पर इसमें तालिबान कैसे बीच में आ गया? इसमें तो दंगाइयों की बात हो रही है। इसमें तो इसमें योगी आदित्यनाथ ने बोला कि जो त्योहारों में खलल डालेगा उनको जेल में डाला जाएगा। इसमें ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय है ना। अब बरेली में जिन्होंने शांति में खलल डाला उनको जूता चप्पल छोड़ के भागना पड़ा। वो हिंदू हो मुसलमान हो, कार्रवाई उसके ऊपर होगी। इसमें क्या तकलीफ है? और आगरा में दलितों के सामने जो लोग तलवारें लहराते हैं उनको पटका पहनाएंगे भगवा। अब बहराइच में जो लोग दंगा करते हैं उनको इनाम देंगे। हमारा यह कहना है कि एक शब्द की बात है, ये बताओ मोदी जी तय करेंगे कि तालिबान दोस्त है? अरे योगी जी को भी तय करने दो, वो मिलना नहीं चाहते हैं आमिर मुत्तकी से। आगरा के विजिट में उनका मुलाकात होना था तालिबान से। कितना सुंदर फोटो होगा। भविष्य में कुछ बनना है। हमारे डिप्लोमेट्स को अच्छे से पता है किस देश का कैसा इस्तेमाल करना है। यदि उनको लगता है कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को दबाया जा सकता है, उनको ऑटोमेटिक गन दे के पाकिस्तान को खत्म किया जा सकता है, तो वो करेंगे। प्रश्न यहां पर पूछा गया दंगाइयों पर, उनको उनकी भाषा पे जवाब योगी आदित्यनाथ जी देंगे। तो क्या ये सही है या गलत? इस पे जवाब दीजिए। बिल्कुल सही बात है। आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी के स्पेशलिस्ट नहीं है साहब। हमारे पास डोवाल साहब हैं और बहुत सारे हमारे पास इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं जिनको पता है मुस्तफी को कब बुलाना है, कब नहीं बुलाना है, किससे कैसे काम लेना है। चाणक्य का राजमंडल का सिद्धांत आपने पढ़ा नहीं है। उधर से हमारा एक दोस्त बनेगा अफगानिस्तान और इधर भारत रहेगा और बीच में पाकिस्तान रहेगा। यह सच्चाई है। आप इसको समझ नहीं रहे और कुछ भी बोले जा रहे हैं। प्लीज फॉरेन पॉलिसी पे नहीं बोलिए कुछ भी। फैज जी, शफीकुर रहमान बर्क का ये स्टेटमेंट है, उन्होंने तारीफ की हुई है। ये देखिए पर शफीकुर रहमान पर शफीकुर रहमान बर्क पत्थर की लकीर बात नहीं कह रहा है। उनका तो विरोध करते थे। नहीं, शफीकुर रहमान बर्क का तो सबसे ज्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी और संघ करता था। ओके, हम नहीं कह रहे, हम कह रहे अमीर स्टेटमेंट बताए उनका। देखिए देवबंद ने भी बुलाया तो गलत करा देवबंद ने, इसका जवाब दीजिए अमीर जमाई।
क्या देवबंद गलत था? जवाब दीजिए। नहीं, ये तो भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, विदेश मंत्रालय ने तय किया। ये तो अजीत डोवल जी बताएं कि ये सही था कि गलत था। हमारा ये कहना है कि आपकी राय क्या है? हर विषय में आपकी राय है। पानी की दुकान पे पानी बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए? शरबत की दुकान पे शरबत बिके ना बिके, उस पे आपकी राय है, इस पे आपकी राय नहीं है। अभी तो पूरी फॉरेन पॉलिसी आप डिक्टेट कर रहे थे। देखो, बीजेपी का वोटर नरेंद्र मोदी के सामने कोई मूर्ख बेवकूफ वोटर है क्या? उसको बताओगे कि तालिबान दुश्मन है, भारत का मुसलमान तालिबान है, फिर तालिबान से दोस्ती करोगे, तालिबान साथ गड़बड़ियां करोगे, तालिबान यार हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिहार से अब तालिबान के विषय पे चले गए हैं। समाजवादी पार्टी को बीजेपी के वोटर की चिंता, अपने वोटर की चिंता होनी चाहिए। तो टक्कर। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का ब्रॉडकास्ट। कपिल मिश्रा का ट्वीट कह रहा हूं मैं, उन्होंने लिखा, जय श्री राम, सरकार बदली, हिंदुओं के त्योहार पे बैन लगना बंद हो गया। ये इसके क्या मतलब? क्या दिल्ली के अंदर ग्रीन पटाखे चला जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। तो बिहार चुनाव से पहले ऐसे ट्वीट का मतलब क्या है? ऐसा है कि सरकार बदली और हिंदुओं के त्योहार पे बैन लगना बंद हो गया। अमीश जी, क्या पर्यावरण का केवल ठेका हिंदुओं ने ले रखा है? बिल्कुल नहीं ले रखा। हाँ, इनको बोलो ब्लडलेस ईद की बात करें, इनको बोलो एक बार की ट्रीलेस क्रिसमस की बात करें ना, क्रैकरलेस दिवाली, वाटरलेस होली। अरे भाई, अब तो क्रैकर के साथ होगी दिवाली, तो ये दिवाली पटाखे वाली, इसमें क्या दिक्कत है? दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार रही, दिल्ली में पटाखों बैन होते रहे। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई और पहली दिवाली आई, पटाखों पे बैन नहीं लगा। ऐसा नहीं है कि पटाखों की वजह से ही सिर्फ एनवायरनमेंट खराब होता है। नीरज मिश्रा कहीं ना कहीं ये मैसेजिंग बड़ी जली जाती है और इसी में ऑपोजिशन फेल कर जाता है एक मैसेज देने में। शहजाद, आपको मैं बता देता हूं, मैं मैथिल ब्राह्मण हूं। हमारे यहाँ तो पहले ये जो आप बार बार ब्लडलेस ईद की बात कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ तो दुर्गा पूजा के अंदर भी वहां पर बलि हुआ करती थी। समाज ने इकट्ठा होकर देखो, इस बात को सामने कहा कि नहीं, देखो ये क्या बोल रहे हैं, नहीं हमको नहीं पता, हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे। ये कमेंट की जिम्मेदारी देखो, जस्टिफाई करने के लिए किस हद तक जाते हैं। साथ आना होगा और समाज को कहना होगा। देखो, मिश्रा सरनेम लगाकर हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हो आप। ओ अभी जमा इनको समझाओ। मिश्रा सरनेम लगाकर कह रहे हैं कि माता बलि मांग रही है। अरे माता किस चीज की बलि मांगती है? अहंकार की। माता बलि मांगती है मोह की। माता बलि मांगती है आपके दुर्गुणों की। ये बकरे की बलि नहीं मांगती है माता। बिहार नेपाल में भी बड़ी शांति, वो कुमड़े की बलि देकर उसको पूरा कर लेता है, कोई बकरा नहीं काटता। अब आप शांत हो जाइए। देखिए नीरज मिश्रा, आप जो लॉजिक दे रहे हैं, उस लॉजिक से नीरज मिश्रा, आप जो लॉजिक देने का प्रयास कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर ईद के समय बकरे कटते हैं तो वो कटने देने चाहिए, ये आपका लॉजिक है। आप कह रहे हैं कि और क्रैकर्स बैन हो जाने चाहिए। मैसेज ये जाएगा, आप देने का प्रयास कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन मैसेज ये जा रहा है। अमीश जी, वो मैसेज नहीं जा रहा है, आप शायद वो मैसेज देना चाह रहे हो। मैं नहीं देना चाह रहा, आपको समझ आ रहा है। सुनिए, मैंने क्या कहा, जब हमारे किसी रिवाज में अगर बलि की प्रथा थी, उसको समाज ने साथ जुड़कर आगे बढ़कर उसको खत्म किया और क्या कहा कि भाई जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, कुम्हड़ की बलि देके जो रिवाज है उसको हम पूरा करें। आज शहजाद पूनावाला, फैज खान, अमीक जमई जैसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इनको समाज के अंदर ये मैसेज देना चाहिए कि भाई जीव हत्या ना हो। लास्ट वर्ड, बिल्कुल आखिरी राउंड है। ओके 10 सेकंड। ट्रीज कटने से प्रदूषण होता है, ट्रीज बचने से, कटने से। अच्छा, ये सब कुछ आप बिहार चुनावों से के लिए कर रहे हैं? ये सब कुछ मैसेजिंग पर्यावरण का बिहार चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा। कपिल मिश्रा का ट्वीट, पर्यावरण, योगी आदित्यनाथ का बयान, सब कुछ बिहार चुनाव के लिए हो रहा है। सर, कानून व्यवस्था मेंटेन करना और हिंदुओं को अपने अधिकार मिलना, ये कोई बिहार सतीश जी, आपका फाइनल वर्ड। मेरा एक नहीं, समय नहीं है, समय बिल्कुल समय नहीं है। क्रिसमस क्यों नहीं हो सकती? आप बताइए, फाइनल वर्ड लास्ट। देखिए, अगर देश के भविष्य की चिंता अगर किसी को भी है ऊपर से नीचे तक,
तो समझ लीजिए कि सारे धर्मों का सम्मान करना पड़ेगा। ये और अगर आप अच्छा, क्या आपको लगता है 80-20 के मानसिकता से चलेंगे तो रिवर्स में भी 80-20 हो सकता है, रिवर्स में और कैसे इससे मतलब देश रिवर्स का में नुकसान होगा। लेकिन आपको लगता है एक तरफ ओसामा के जरिए मैसेज देने की कोशिश है और दूसरी तरफ इस ढंग से मैसेज देने की कोशिश है, हाँ या ना? देखिए, ओसामा पर आप जानते नहीं है, शायद अमित जी या ये लोग भी नहीं जानते होंगे। जवाब नहीं दे सुनिए, पा- हाँ जी। लाइन सुनिए, रामविलास पासवान ने भी एक बार ओसामा लाया था। ओके ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आप तमाम लोग हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज मिश्रा, अमीक जमई, शहजाद पूनावाला, सतीश जी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आज का विचार, टूटना तकलीफ नहीं देता, टूटकर जुड़े रहना तकलीफ देता है। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के वेडनेसडे एडिशन में इतना ही। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के एडिशन को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, गुड नाइट।